Good evening, all. Sorry, good morning, all. Welcome to Learners Academy. Today there is no video. आइए. So exercise number, this is 8.1. 8.1 का सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट 3. पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया पिछले पार्ट्स में, राइट? यहाँ तक सॉल्व हो गया पूरा. लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करते हैं. एरिया ऑफ अंडर द कर्व चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की मदद से. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. देखो, एक ये क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या है, एक पैराबोला. x इक्वल टू 4 क्या है, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. फिर x इक्वल टू a क्या है, ये भी एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. तो एक पैराबोला और एक पैरेलल टू y एक्सिस लाइन के बीच का के बीच का एरिया, मतलब के अंदर का एरिया दो बराबर पार्ट्स में बट जाता है जब उनके बीच में ये वाली लाइन आ जाती है, x इक्वल टू a आ जाती है. तो वो a की वैल्यू बताओ, मतलब वो लाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक में वो a क्या है जहां से वो लाइन खींचूं ताकि वो बराबर बढ़ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझो कि जब आप पैराबोला बनाते हो, 2D प्लेन बनाने से पहले यूक्लिड प्लेन में ये चीज समझो, यूक्लिड ज्योमेट्री में ये चीज समझो. जैसे मैंने एक पैराबोला बनाया और मान लो ये कोई लाइन है, तो ये वाला एरिया, इसको दो बराबर पार्ट्स में बांटने के लिए, इस अंदर वाले एरिया को दो बराबर पार्ट्स में बांटने के लिए लाइन का बीचों बीच होना जरूरी नहीं है. जरूरी क्या है ही नहीं, क्योंकि अगर लाइन बीचों बीच बनाऊंगा तो देखो ये एरिया कम है और ये एरिया ज्यादा है. तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए लाइन थोड़ा सा इधर की साइड रहेगी, हल्का सा इधर की साइड रहेगी, तब जाके कुछ एरिया बराबर निकलेगा. बिल्कुल बीचों बीच रहेगी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर बिल्कुल बीचों बीच रहती तो बहुत ही आसान काम था, एक की वैल्यू 2 आ जाती. 0 से लेके 4 है, 0 से लेके 4 है, बीचों बीच 2 से खींच दो. बट ऐसा नहीं है कि बीचों बीच से आंसर आ जाएगा, फिर तो ये एक ही सेकंड का आंसर है, ठीक है ना. तो वो ए पता करना है कि वो कहाँ होगा, तो वो ए थोड़ा सा 2 से ज्यादा होगा. तो वो पॉइंट ही तो पता करना है कि कहाँ से वो लाइन में पास करूं ताकि ये एरिया बराबर आ जाए, ठीक है. तो चलो अब अपन इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज अवर 2D एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अच्छा, पैराबोला कौन सा फेसिंग है वो पता करो. हाँ, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ना, एक्स इक्वल टू, हाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इधर से पढ़ना है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स. राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्टैंडर्ड पैराबोला लाइक दिस. ओके, उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर एक्स इक्वल टू 4 एक लाइन खींचनी है. तो कहीं पर भी खींच लो उसको, मान लो यही एक्स इक्वल टू 4 है, थोड़ा आगे से खींचो. एक्स इक्वल टू 4, दिस इज द लाइन एक्स इक्वल टू 4 एंड दिस इज पैराबोला. इनका लिखते हैं, दिस इक्वेशन इज एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स करके लिख देते हैं, और ये एक्स इक्वल टू 4, ठीक है. तो फिर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,0, ठीक है. ये 0,0 है ही सही, नो डाउट. आगे चलो, अब इनके बीचों बीच नहीं, सॉरी, मतलब इनके बीचों बीच तो अभी अपन ने डिसाइड कर ही लिया ना, देख ही लिया कि नहीं होगी. हाँ, अगर ये ऐसे ऐसे फिगर होता, अब बीचों बीच होती है, अब बीचों बीच होता है जो उसको उसमें डिवाइड करता है, बट ये कर्व है. तो थोड़ा सा उधर की साइड शिफ्ट करती हुई एक लाइन बना दूं मैं. एग्जैक्ट नाप चोक तो नहीं करनी है, बस ये अंदाजा होना चाहिए कि यार इधर की साइड शिफ्ट नहीं होगी, उधर की साइड होगी, लाइक दिस. ओके, और ये क्या है, एक्स इक्वल टू ए. ये क्या है, एक्स इक्वल टू ए. ये क्या थे, एक्स इक्वल टू 4. तो अगर ये एक्स इक्वल टू ए है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a,0 हो जाएंगे. बोलो, जैसे एक्स इक्वल टू 4 है तो 4,0, तो एक्स इक्वल टू ए है तो a,0. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है कि 0 और 4 के बीच में से कहां से लाइन खींचें, बात वही हो गई. और इसी क्वेश्चन को अभी क्या पूछा है कि इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना. इक्वेशन फॉर्म में पूछ रहा है, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है. तो अब अगर ये दोनों एरिया इक्वल हैं, अगर ये दोनों एरिया इक्वल हैं, लाइन के इस एक्स इक्वल टू ए के इस साइड का एरिया और एक्स इक्वल टू ए के उस साइड का एरिया अगर इक्वल है, दैट मीन्स अगर पूरा एरिया इक्वल है यहां से लेके यहां तक, एक मिनट, हाँ, ये पूरा एरिया इक्वल है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, तो ऊपर ऊपर की साइड वाला एरिया भी इक्वल होगा. तो मैं ऊपर ऊपर से काम चलाऊं, नीचे क्यों आऊं, नीचे फिर अपने को मॉडुलस लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स मैं ये वाला एरिया मार्क कर रहा हूं एक बार,
नीचे नहीं आ रहा हूँ मैं, कौन सा मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया मार्क कर रहा हूँ। एंड फिर लाइन के इधर भी मैं ऊपर वाला एरिया मार्क कर रहा हूँ, यानी नीचे का एरिया में एक जगह भी मार्क नहीं कर रहा हूँ। इधर वाला एरिया क्या हो जाएगा, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। डन। दिस एरिया इज इक्वल टू दिस। तो इन दोनों एरिया को निकाल लूं, निकाल के इक्वेट कर दूं, वहां से मिसिंग वैल्यू ए निकल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका नामकरण कर देते हैं। ये तो ओ होता ही है, ठीक है। इसको ले लो ए, इस वाले पॉइंट को ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, और इसको ले लो डी। ठीक है, ओके। नीचे वाले पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे क्या। हम्म। देखो उसने कहा नहीं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक बार तो नीचे वाले पॉइंट भी लेने पड़ेंगे। फिर चाहे से हम एक बार नीचे के लिख के फिर ऊपर लिख दें, पहले पॉइंट्स तो लेने ही पड़ेंगे ना, एरिया तो पूरा ही, नाम तो पूरा लिखना पड़ेगा एरिया का, ठीक है। डन। चलो तो सबसे पहले तो शुरू हो जाओ, इक्वेशन ऑफ द कर्व। अच्छा आप छत इसको बनाओगे, छत किसको बनाओगे बोलो, इसी को बनाओगे। तो फिर इसकी इक्वेशन से y की वैल्यू चाहिए होगी, क्या आ जाएगी, y इक्वल टू रूट एक्स। तो पहले इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, हियर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन ऑफ पैराबोला इज given as, tell me what is the equation of parabola, y equal to y square equal to x। तो वहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स, और वी कैन से एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। फंक्शन मिल गया आपको इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, चलो एक काम खत्म। अब 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 क्या, अब x इक्वल टू 4 ये लाइन है, x इक्वल टू ए लाइन है। तो मैं किधर क्या लिख देता हूँ, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज given that, now it is given that एरिया, जो भी लाइन गिवन है ऐसे कैसे छाप दो, एरिया बिटवीन द पैराबोला, एरिया बिटवीन द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एंड 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 द लाइन, लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू 4, एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 4 is divided into two equal parts, is divided into टू इक्वल पार्ट्स, यानी क्वेश्चन एज इट इज छाप दिया हमने ना, जो भी उसने कहा था। बाय द लाइन, कौन सी लाइन से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए। दैट इज, अब इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं ना, दैट इज, अब कौन सा एरिया है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पहले तो पूरा एरिया, पूरा एरिया कैसे आएगा, देखो ओ ई एफ सी डी बी ओ, ये पूरा एरिया है इस लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया। तो लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स है ना। तो दैट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स है, तो एक काम करते हैं ना, सुनो, दो इक्वल पार्ट्स है तो इस लाइन के इधर का एरिया, इस लाइन के इधर का एरिया बराबर कर देते हैं, पूरा एरिया क्यों बात करें अपन है ना। तो इस लाइन के इधर का एरिया बताओ, ओ ई ए बी ओ, ठीक है, ये वाला एरिया इक्वल टू दैट वाला एरिया है ना, दैट इज, अपन ज्यादा लेंदी बात क्यों करें, एरिया ओ ई ए, जो भी बीच में पॉइंट पास थ्रू, जिससे आप जिस जिस पॉइंट से आप गुजर रहे हो उसका उसका जिक्र कर लो, ओ से गुजरे, ई से गुजरे, ए से गुजरे, बी से गुजरे, और वापस वहीं पे आना ही होता है। ओ, ये वाला एरिया विल बी इक्वल टू, ये वाला एरिया की बात करते हैं तो बी से स्टार्ट करो, बी ए ई एफ सी डी बी, राइट, बी ए ई एफ सी डी बी, ये दोनों एरिया इक्वल है, ठीक है ना। एंड एंड since the parabola is symmetric, and since the parabola is symmetric, अपन ने शायद पिछले वाले क्वेश्चन में लाइंस लिखी नहीं है, जब भी अपन जैसे पूरा एरिया पूरे एरिया के बराबर है तो ऊपर वाला एरिया ऊपर वाले एरिया के बराबर होगा, ये क्यों होगा, तो उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है, या इधर उधर की बात हो तो वाई एक्सिस के राइट लेफ्ट में सिमेट्रिक है ना। द पैराबोला इज सिमेट्रिक above and below the x axis, above and below the x axis,
या फिर अगर वाई एक्सिस की बात है तो क्या लिखेंगे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक है। सो इसलिए इसलिए इनके आधे आधे एरिया भी बराबर होंगे। तो आधा वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया बताओ अब, ओ ए बी ओ, सो एरिया ओ ए बी ओ इक्वल टू, इधर वाला एरिया बताओ, ए सी डी बी ए सी डी बी ए। ठीक है, हो गया काम। अब इस इक्वेशन के बाद आप मैथमेटिकली इंटीग्रेट कर दो और रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल दो, दैट इज, चलो बताओ, ओ ए बी ओ में भी पैराबोला इंटीग्रेट होगा। देखो इस वाले जो येलो वाला पार्ट, इसकी एरिया, इसकी छत भी एक रेड लाइन कर रही है, रेड कर्व कर रहा है, और जो इधर वाला एरिया है उसमें भी वही कर रहा है, सेम करेगा, है ना। तो दोनों में सेम ही फंक्शन इंटीग्रेट होगा, दैट इज इंटीग्रेशन इसमें तो 0 से a तक, और एफ एक्स डी एक्स वही वाला फंक्शन जो हमने लिखा है, इक्वल टू, इधर आ जाओ, a से लेकर 4 एफ एक्स डी एक्स, कर दूं इक्वेट, सॉल्व कर दें, इम्प्लाइज। तो एफ एक्स डी एक्स क्या है हमारे पास, रूट एक्स, तो यानी कि 0 से लेके a रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू a से लेके 4 रूट एक्स इंटू डी एक्स। चलो इंटीग्रेट करें, रूट एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, रूट 2/3 एक्स की पावर 3/2, और लिमिट लग जाएगी 0 टू a, इधर आओ, 2/3 एक्स की पावर 3/2, और लिमिट लग जाएगी a से 4, दोनों जगह पहले तो 2/3 से 2/3 का सफाया करो। ठीक है, अब एक्स की पावर 3/2, इस वाले पोर्शन में सोल्व कर देते हैं। हाँ, एक्स की पावर 3/2 में a लगाना है, तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 0, इक्वल टू आर एच एस में आ जाओ, 4 की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2। तो देखो ए की पावर 3/2 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर आके, तो ट्वाइस ऑफ ए की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2 को सोल्व करो, 4³ 64, 64 का रूट 8 हो जाएगा सॉल्व, 2 से 4 टाइम्स ये कट गया। ठीक है, तो ए की पावर 3/2 अगर 4 है, तो ए की वैल्यू 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगी पावर 2/3, समझ गए भाई। 3/2 पावर जब इधर आती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 3/2 जो पावर है वो 2/3 हो जाएगी। मोर पर्टिकुलरली बात करें तो 4 को भी लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर की पावर 2/3, इसको सोल्व करोगे तो 2 2 जा 4/3, तो 2 की पावर 4/3, इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता। चेक करो आंसर, ए की वैल्यू यही आ रही है, 2 की पावर 4/3, क्योंकि 2 का परफेक्ट आंसर आएगा नहीं, 2 की पावर 4 16 होती है, 16 का क्यूब रूट किस फॉर्म में आ रहा है, 4 की पावर, मतलब इधर 2 स्क्वायर भी नहीं किया उसने। ठीक है, तो 4 की पावर 2/3 इज द राइट आंसर, समझ आया। देखो 2 की पावर 4/3 जो होगा, 16 का क्यूब रूट, अब 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 2 और 3 के बीच में, लेकिन थोड़ी सी 2 से ज्यादा करीब होगी, क्योंकि 16 जो है 8 से ज्यादा करीब है बजाएगी 27 के, तो 2 का क्यूब रूट से थोड़ा सा, यानी 2.2 2.3 के आसपास रहेगा ये, है ना। तो एग्जैक्ट बीच में 2 से नहीं निकलेगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2.2 2.3 से लाइन की निकलेगी, ताकि ये दोनों इक्वल एरिया बने। समझ आया अच्छे से क्वेश्चन। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला बनेगा अपवर्ड फेसिंग, एंड देन फिर y इक्वल टू मॉडुलस एक्स बना दो स्ट्रेट अवे। मॉडुलस एक्स यानी कि ओरिजिन से v टाइप का फंक्शन, तो पहले मैं मॉडुलस बना देता हूँ चलो। तो बीचों बीच निकलता है 45 डिग्री, ऐसे और ऐसे, 90 डिग्री बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच। और अब मैं पैराबोला बना देता हूँ, ऐसे, अपवर्ड फेसिंग ऐसे बनेगा लगभग, अंदाजन। ओके, अब इन दोनों के बीच का एरिया आप इमेजिन करो कहाँ है, दिख गया, दिख गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस
मॉडुलस फंक्शन, ये वाला एरिया होगा। एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। और क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिक होंगे तो कोई भी एक पार्ट निकाल के डबल कर दो। तो मैं इधर लेफ्ट साइड क्यों जाऊं, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चलूंगा। चलो तो नामकरण कर देते हैं ओ। और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ए, इसको बी। और देखो, अगर मैं अब ओ ए बी कहूंगा, केवल ओ ए बी, तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ओ ए बी ओ भी आ गए, चलो आप वापस भी आ गए, ओ ए बी ओ। तो ओ ए बी ओ लाइन के नीचे का एरिया भी है, और ओ ओ ए बी ओ इस कर्व के नीचे का एरिया भी। मुझे बताओ, ये जो पैराबोला है इसके नीचे का एरिया भी ओ ए बी ओ ही होगा, और इस लाइन के नीचे का एरिया भी ओ ए बी ओ ही होगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो डू वन थिंग, इस लाइन पर या फिर इस कर्व पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दो जिससे वो कंफ्यूजन ना हो। तो मैं दोनों पे एक एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ। मैं लाइन पे मार्क कर देता हूँ सी, कहीं पर भी मार्क कर दो, और इस कर्व पे मार्क कर दो कहीं पर भी डी। तो अब जब लाइन के नीचे की एरिया की बात होगी तो ओ ए बी सी ओ, और कर्व के नीचे की बात होगी तो ओ ए बी डी ओ हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना दोनों का। ठीक है चलो। अब ये तो 0,0 है, नो डाउट। बट टेल मी, ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे लिमिट निकालने के लिए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, क्योंकि जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है वही ए का एक्स कोऑर्डिनेट है। और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कर्व को और लाइन को भिड़ाना पड़ेगा। बी किस किस का क्लैश हो रहा है, बी पे कर्व का और लाइन का। तो ये दोनों जहाँ पे क्लैश करेंगे वहां से बी के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तो यानी कि दोनों के इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन करके इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो बस, वाई कोऑर्डिनेट की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वही ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट। समझ गए, अच्छे से समझ गए। और अगर आप यूं बनाओ, तो यूं बनाओ तो अब वाई कोऑर्डिनेट निकालो, क्योंकि जो इसका वाई कोऑर्डिनेट फिर ए इधर आएगा, वही इसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। अच्छा, एरिया निकालेंगे कैसे, वो तो डिस्कस ही नहीं किया। एरिया कैसे निकालेंगे, लाइन के नीचे का एरिया, लाइन के नीचे का एरिया पूरा ट्रायंगल का एरिया ये, माइनस, माइनस क्या, कर्व के नीचे का एरिया, माइनस अगर मैं ये वाला एरिया कर दूं तो ये येलो एरिया आएगा। तो लाइन के नीचे का एरिया माइनस इसका एरिया, फिर उसका भी दुगना, फिर उसका भी दुगना। समझ आ गया अच्छे से, ओके। चलो तो पहले तो अपन क्लैश करवा के बी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं स्ट्रेट अवे। हियर द इक्वेशन, पहले लाइन की लिख लूं क्योंकि लाइन ऊपर है, उसको फंक्शन वन और पैराबोला को फंक्शन टू। हियर द इक्वेशन ऑफ, अच्छा मॉडुलस एक्स है, इसका भी डिस्कस करो। देखो मॉडुलस एक्स है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो मॉडुलस एक्स है तो इधर तो एक्स पॉजिटिव खुलेगा और इधर एक्स नेगेटिव खुलेगा। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन कहूं तो इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, और इस लाइन की इक्वेशन कहूं तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स। डन। और मैं क्योंकि इधर से डील कर रहा हूं तो मैं इक्वेशन क्या मानूंगा, y इक्वल टू मॉडुलस एक्स कैसे खुल जाएगा, y इक्वल टू एक्स की तरफ खुलेगा। ठीक है ना, समझ आया। द इक्वेशन द ऑफ द लाइन इज गिवन एस। तो पहले तो मैं लिख देता हूं जो गिवन है, क्या, y इक्वल टू मॉडुलस एक्स विच इज इक्वल टू प्लस एक्स एंड माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड फॉर एक्स लेस देन जीरो। जानते हैं अपन ये मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन, ठीक है। और सिंस वी आर डीलिंग विद द राइट साइड, सिंस ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट, या फिर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे लिख दो है ना, इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स ही मानी जाएगी, y इक्वल टू एक्स, और सेकंड में y इक्वल टू माइनस। तो हम इधर की साइड से डील कर रहे हैं तो इक्वेशन हम ये माने, इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, द लाइन इज y इक्वल टू एक्स ओनली। ठीक है, इसको अपन फंक्शन वन भी मान लेते हैं, यानी कि f1x क्या आ गया बताओ, x ही आ गया। क्या बोलते हैं इस फंक्शन को जो दोनों सेम आते हैं, बताओ। आइडेंटिटी फंक्शन, जो डाला मशीन में वही निकल गया, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन में ऐसे ही लाइन बनती थी, ऐसे करके पूरा ठेठ नीचे तक बनती थी। नेगेटिव में भी जो इधर आ रहा है वही इधर आ रहा है, जो इधर आ रहा है वही इधर आ रहा है, पॉजिटिव में भी जो इधर आ रहा है वही। ठीक है ना, फंक्शन रिलेशंस एंड फंक्शंस में सीखा था अपन 11th में भी। ठीक है, f1 इक्वल टू एक्स, क्लियर। अब चलते हैं आगे, अब आ जाओ, एंड द इक्वेशन ऑफ द
ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला या कर्व इज गिवन एज। उसने वर्ड पैराबोला यूज नहीं किया ना, पैराबोला यूज किया, तो फिर पैराबोला लिखो। ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन गिवन एज। क्या इक्वेशन गिवन है? y इक्वल टू, क्या गिवन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से सेकंड फंक्शन निकाल लो फिर, f2x, y की वैल्यू तो होती है फंक्शन, क्या हो जाएगी? f2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये f2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और f1x इक्वल टू एक्स, ये दोनों तो आपको इंटीग्रेशन में काम आएंगे फंक्शंस की तरह, और इन दोनों को एज ए इक्वेशन ले लो, तो लेट दिस बी इक्वेशन 1, क्योंकि क्लैश भी तो कराना है, एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2। और क्लैश भी ऐसे कराओ कि आपको डायरेक्टली जो है एक्स कोऑर्डिनेट मिले, वाई कोऑर्डिनेट की नीड ही नहीं है ना, तो सीधे बस एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और वाई को एलिमिनेट करने के लिए 2 - 1 कर देता हूँ, तो वाई माइनस वाई हो जाएगा। तो नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो वाई माइनस वाई हो गया एलिमिनेट। क्या बचा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यस और नो? ठीक है ना, इम्प्लाइज एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू या तो 0 या फिर 1। अब सर दो जगह तो क्लैश हुआ ही नहीं, बी तो एक ही है ना, दो जगह कैसे क्लैश हो रहा है? हो रहा है, ध्यान से देखो, ओरिजिन पे भी तो हो रहा है, ये भी तो इसका क्लैश ही माना जाएगा ना। तो ये तो वैसे ही पता है ना मुझे, तो मेरे को तो वही तो पता करना था। तो एक्स इक्वल टू 0 तो मुझे पता है कि हाँ एक्स इक्वल टू 0 पे भी क्लैश होगा, बी पे कौन सा होगा? तो वो 1 ही होगा ऑब्वियसली, दो ही पॉइंट दिख रहे हैं फिगर में और दो ही आंसर आ रहे हैं, एक क्लियर है तो दूसरा भी क्लियर ही है। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स 1 कॉमा समथिंग टाइप के होंगे, वो समथिंग मुझे नहीं पता, वाई कोऑर्डिनेट्स मुझे को लेना, वैसे तो वाई 1 इक्वल टू 1 ही होंगे, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स है, तो जो एक्स है वो 1 है ना, तो निकाला नहीं बट फिर भी अंडरस्टूड हो गया 1। तो मेरा तो मेन काम था ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना, जो 1 0 हो गया, तो लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। डन, ये सारी क्लियर है चीजें, तो ये मैं कर दूंगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 1 वाई, मुझे पता है 1 1, लेकिन अपन या तो फिर पुट करो, इस 1 को इसमें पुटअप करो इक्वेशन 1 में, और y की वैल्यू 1 निकालो। नहीं पुटअप कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सर मुझे तो पता है तो मैं 1 1 लिख दूं, नहीं, अपन ने सॉल्व करके तो नहीं दिखाया ना, तो 1 वाई रखो, है ना, 1 वाई निकाला नहीं ना आपने इधर, और 1 वाई है तो फिर ए के 1 0 हो जाएंगे, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। आपको बेटा प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे और कट भी सकते हैं, तो सॉल्व करना अलग बात है, क्वेश्चन सॉल्व करना तो फिगर बना के फटाफट अब तक सॉल्व ही हो जाता, बट सब कुछ बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज वी आर इन क्लास 12th। सो 1 0, पता है आपको 10th में इतने मार्क्स नहीं कटते हैं प्रेजेंटेशन के जितने ही 12th में करते हैं, बट मैं तो 10th में भी इसलिए आपको बताता था क्योंकि फिर आप फॉर ग्रांटेड ले लोगे। अगर मैं कह दूं कि 10th में नहीं कटेंगे बेटा, आराम से कर लेना विदाउट प्रेजेंटेशन, जितना है उतना कर लेना, तो फिर आप सीरियस नहीं हो, इसलिए मैंने 10th में ही बताया, लेकिन 12th में ज्यादा कटते हैं। 12th में तो मस्ट है, क्योंकि इसके बाद से कॉलेज शुरू हो जाता है और मतलब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है, तो आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। आइए अब एरिया की बात करते हैं फाइनली, तो नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। नाउ एरिया बिटवीन द एरिया बिटवीन द गिवन पैराबोला, गिवन पैराबोला क्या था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड गिवन लाइन, एंड द गिवन लाइन, लाइन क्या थी? y इक्वल टू मॉडुलस एक्स, y इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ठीक है ना, इज गिवन बाय, दिस एरिया इज गिवन बाय, इस पूरे एरिया को a मार्क कर देते हैं ना। अच्छा, इस अभी भी देखो अपन ने लिख रहे हैं ना, वो लाइन लिखनी है ना कि सिंस द पैराबोला इज सिमेट्रिक इन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, इसीलिए ये इसका दुगना होगा, तो इसके ऊपर लिख देते हैं, वो लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है, इधर लिख देता हूँ। नाउ सिंस द पैराबोला इज सिमेट्रिक, पैराबोला इज
symmetric on the left and right side of y axis of y axis. So area between the given parabola is given by, इसको a नाम दे देते हैं, और a will be equal to twice, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, ट्वाइस ऑफ एरिया। अब जो भी नाम रखा है अपन ने, क्या नाम रखा है बताओ, ट्वाइस ऑफ एरिया। अपने को येलो एरिया की बात करनी है, तो ओ डी बी सी ओ, ये होगा येलो एरिया। तो ओ डी बी सी ओ, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ डी बी सी ओ। अब ये ओ डी बी सी ओ कैसे निकलेगा, ट्वाइस को तो बाहर लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ये ओ डी बी सी ओ कैसे लिखनेगा बोलो, लाइन के एरिया, लाइन के नीचे का एरिया माइनस पैराबोला के नीचे, तो लाइन के नीचे का एरिया को क्या कहेंगे अपन, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ एरिया, ओ ए बी सी ओ माइनस, अब पैराबोला के नीचे का एरिया ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ। ठीक है, समझ आया ना अच्छे से। ये तो टोटल एरिया है जो अपने को रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, है ना, वो क्योंकि ये सिमेट्रिक है इधर उधर, तो फिर ये दुगना हो जाएगा लेफ्ट राइट साइड वाले एरिया का। ये राइट साइड वाला एरिया येलो पार्ट जो अपन वहां किया, फिर वो येलो पार्ट वाला एरिया भी अगेन कैसे निकलेगा, जब आप इस तरीके से इसका डिफरेंस देखेंगे, जो ऊपर है माइनस जो नीचे है, जो ऊपर वाला कर्व है माइनस जो नीचे वाला कर्व है। ठीक है, और अगर आप वाई एक्सिस से सिमेट्रिक करते तो उल्टा होता, फिर दिस माइनस दिस होता, क्योंकि वाई एक्सिस में देखो ऊपर ये आएगा और नीचे आएगा, मान लो ऐसे बनाता, तो ऊपर ये आता नीचे ये आता, समझ गए ना। बट हम जितना हो सके कोशिश करेंगे वाई एक्सिस से बच जाए, क्योंकि उल्टा सोचना पड़ता है उसमें। चलो जी, अब तो क्या इंटीग्रेशन पार्ट बचता है, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, तो लिमिट तो दोनों जगह 1 to 0 ही रहेगी, 1 to नहीं 0 to 1, 0 to 1, और इधर पहला वाला फंक्शन को बाय डिफॉल्ट अपन ने f1x ही लिया था, जो लाइन की इक्वेशन है, माइनस अगेन 0 to 1, और इधर क्या लिया था अपन ने, f2x। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, चाहे से दोनों को वापस फंक्शंस को मर्ज कर देंगे, क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है। लिमिट जब 0 to 1 है तो फंक्शंस को मर्ज कर दो, और क्या, देखो कैसे, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रेशन 0 to 1, f1x क्या था, x dx, और f2x क्या था, 0 to 1 एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, बोलो चेक कर लो पीछे, देखो f1x तो था x और f2x था एक्स स्क्वायर। तो अब क्योंकि 0 to 1 दोनों जगह सेम, तो मैं क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, कैसे, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन बना दिया अपन अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लगा के। अब कर दो इंटीग्रेशन, तो 2 तो बाहर, बोलो x का इंटीग्रेशन x² / 2, x² का इंटीग्रेशन x³ / 3, लगाओ 0 to 1 लिमिट, क्या, हाँ, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन फिर पार्ट से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम तो उल्टा खोलते हैं उसको, है ना, तो 1 लगाओ, तो ट्वाइस तो बाहर, 1 लगाओ तो 1/2, माइनस, दोनों में पहले 1 लगा दो, 1/2 माइनस 1/3, फिर माइनस, अब दोनों में 0 लगाओ तो 0 + 0, दैट्स इट। तो एलसीएम ले लो, 2 × 6 तो आ गया एलसीएम, 3 - 2 यानी कि 1, 2 से 1 3 टाइम्स गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। 1/3, अच्छा 1/3 दोनों का सम है, राइट लेफ्ट, क्योंकि दोनों का कर दिया है मैंने। कल को मान लो क्वेश्चन आ जाए ओनली ऑन द राइट साइड, तो फिर इसका आधा आएगा, 1/6 ही आएगा, है ना, इधर भी 1/6 इधर भी 1/6, ये 2 गुना हो चुका है। समझ में आया। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो एज पर ईयर एग्जाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9th के बाद 10th पे आ जाइए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द लाइन x = 4y - 2। तो स्ट्रेट अवे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं एज पर योर एग्जाम्स। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिगर बनाओ, फिगर बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड देन फिगर बना के आंसर निकालो। सो दिस इज a 2D प्लेन, दिस इज द 2D प्लेन। ओके, सबसे पहले एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y, किस टाइप का पैराबोला है बताओ, x² = 4y इज अ राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला, y = x² / 4 हो गया, या 1/4 x² हो गया, राइटवर्ड फेसिंग होगा ना, अपवर्ड फेसिंग,
अपवर्ड फेसिंग होगा ना, वाई पॉजिटिव है ना, एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव, अपवर्ड फेसिंग तो होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई को क्या लिख सकते हो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, या फिर 1/4 एक्स स्क्वायर, या फिर वाई इक्वल टू 4 a एक्स स्क्वायर। कैसा पैराबोला होता है वाई इक्वल टू 4 a एक्स स्क्वायर? अपवर्ड फेसिंग ही तो होता है। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव के लिए वाई पॉजिटिव, तो ऊपर ही तो बनेगा। तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बना दो पहले तो। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराबोला। अब क्या चाहिए इसको, एक लाइन चाहिए एक्स इक्वल टू 4y-2। अब x इक्वल टू 4y-2 लाइन कैसे बनेगी ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि बताओ, सोचना ही पड़ेगा कि ये लाइन कैसे बनेगी। इसलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में, लास्ट पार्ट में आपको थोड़ा सा हिंट्स दिए गए थे कि लाइन की इक्वेशन देख के एग्जैक्ट ना सही पर उसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, ये सब तो पता करना सीखना ही पड़ेगा। 11th क्लास में अपन ने स्ट्रेट लाइन में सीखा था। सो क्या होता है, इसको किसमें कन्वर्ट कर लें, या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और या फिर इसको टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलो स्लोप इंटरसेप्ट में करूं या टोटल टोटल इंटरसेप्ट में कर दें एक बार के लिए। टोटल इंटरसेप्ट में क्या होता है, सम एक्स बाई समथिंग वाई बाई समथिंग इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस, चलो लिखना ही स्टार्ट कर रहे हैं फिर एंड टू एंड। तो पहले लाइन की इक्वेशन ही लिख देते हैं, उसके हिसाब से फिर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले सॉल्व कर रहे हैं फिर उसके हिसाब से लाइन बनाएंगे, नहीं तो अक्सर अपन बना देते हैं पहले और फिर लिखते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा एक्स इक्वल टू 4y-2 जब तक सॉल्व नहीं करें। हाँ, पैराबोला क्लियर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ये बनेगा। हियर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन है। The line is given as, tell me what is the equation given, x equal to x equal to 4y-2, x equal to 4y-2 लाइन है, और इसको मैं चेंज करूं तो इट इज लाइक x-4y, x-4y इक्वल टू -2। तो पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कराओ, तो x डिवाइडेड बाय -2 प्लस माइनस से माइनस डिवाइड होगा तो y डिवाइडेड बाय 4y है ना, तो 2y डिवाइडेड बाय 1, तो यानी कि y डिवाइडेड बाय 1/2। सही है, और -2 डिवाइडेड बाय -2, सही किया बताओ, एक बार और चेक कर लो आराम से। देखो -4y डिवाइडेड बाय -2 करेंगे, प्लस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, तो 2 को नीचे भेजेंगे तो ये 1 है ना, 1/2। सही किया है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है, -2, यानी एक्स एक्सिस को तो वो -2 पे काट रही है। तो लेट्स से ये 0 है, अंदाजे से बनाओ, ये 0 है, ये 1 है, ऐसे मान लो ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ से तो एक्स एक्सिस को काट रही है, वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है, हाफ। तो अगर ये 0 है तो ये 1 है बराबर, और 1 है तो ये हाफ है। तो यानी कि इस पॉइंट, किस किस पॉइंट से गुजरेगी, एक्स एक्सिस पे तो यहाँ, वाई एक्सिस पे यहाँ, और इन दोनों को गुजारती है लाइन खींचते हुए। पता चल गया, थोड़ा हिंट मिल गया ना। तो इस तरीके से अपने को पता करना है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पता कर पाए लाइन ऐसे जा रही वैसे जा रही वैसे जा रही, तो आप कैसे आप पता लगाओगे कौन सा एरिया मार्क है ना। ठीक है, सो चैप्टर नंबर जो 10 है और 11 है क्लास 11th का, वो तो बड़ा क्रूशियल है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द इंटीग्रेशन पार्ट, वो दोनों चैप्टर भी आने चाहिए। ठीक है, ये पास थ्रू हो रही है लाइन, डन। अब इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का एरिया चाहिए आपको, जो कि कुछ इस टाइप का होगा। करो, कौन सा होगा, पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया ये है, चेक करो, ये वाला और ये वाला, है ना, यही तो है क्वेश्चन, यही ना, पैराबोला और लाइन के बीच, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। तो यही एरिया आएगा येलो वाला। अब ये येलो वाला एरिया आए कैसे, तो ये येलो वाला एरिया ऐसे आएगा, देखो लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन किस किस पॉइंट पे हो रहा है, इस पे और इस पे हो रहा है। तो इन दोनों से बना दो परपेंडिकुलर, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां से क्या बना दो, परपेंडिकुलर, लाइक दिस एंड लाइक दिस, डन।
ऐसे। ओके, अब आप देखो ये एक ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम के टोटल एरिया में से, ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम के टोटल एरिया में से अगर मैं ये कर्व के नीचे का एरिया ये वाला और ये वाला माइनस कर दूं तो येलो एरिया बचेगा। समझ गए, और तो कोई तरीका है ही नहीं। तो अब आप देखो एरिया बिटवीन टू कर्व्स के क्वेश्चन आ तो रहे, कौन कहता है ओमिटेड है, ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स ही तो है, लाइन भी एक कर्व है और वो भी एक कर्व है। बस ये है कि एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व के बीच में आ रहा है के क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगले में स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अगले में ये ब्लू वाला भी एक कर्व होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, वो भी कर्व्ड होगा। दो कर्व्ड, हाँ, जैसे दो पैराबोला, एक पैराबोला एक एलिप्स, एक सर्किल एक पैराबोला, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक सर्किल और एक पैराबोला काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ए कर्व, तो अभी भी एरिया बिटवीन टू कर्व्स के क्वेश्चन है ना। तो ये कहने के लिए ओमिटेड है, बाकी कुछ ओमिटेड है नहीं। चलो नामकरण कर दो फटाफट। तो यहां से शुरू करूं मैं, ए, ये तो ओ होगा ही होगा, और फिर इसको बी ले लें, सी, डी, डन। तो अब क्या करें नेक्स्ट पार्ट। अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ से x इक्वल टू 4y-2 से फटाफट से इक्वेशन भी तो बनानी पड़ेगी ना, वो फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा। तो 4y इक्वल टू x+2, और वी कैन से y इक्वल टू 1/4x प्लस 2/4 यानी 1/2, और वी कैन से फंक्शन क्या बना मेरा, fx इक्वल टू f1x, ऊपर लाइन है ना और दो कर्व बनेंगे, लाइन और ये है ना, f1x इक्वल टू 1/4x प्लस हाफ। ठीक है, अच्छा दोनों में से एक फंक्शन हमेशा ऐसा बन रहा है जिसको हम चाहें तो बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से जो एरिया बाउंड होगा उसको इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करने की क्या जरूरत है, और फॉर्मूले है ना हमारे पास, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जैसे ये इस लाइन के नीचे का जो कर्व है, एरिया इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो तो ट्रेपेजियम ही बन रहा है, तो ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं अपन। इससे पिछले क्वेश्चन में जो था वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, याद करो, अपन ने डिस्कस नहीं किया, ऐसा हो रहा था ना, लाइन और उसके नीचे कर्व। तो ये जरूर सुने कि लाइन के नीचे का एरिया आप इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करो, इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, उससे भी वही एरिया आता है। बट हम क्योंकि इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है तो इंटीग्रेट करके कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो f1x ये आ गया। अब क्या करें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे, राइट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए अब मैं, ये किसकी इक्वेशन लिखी थी अभी अपन ने, इसकी तो पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं, एंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन, इक्वेशन ऑफ द parabola is given as, tell me what is the equation of parabola, क्या given है, y² इक्वल टू 4x, यही given है। अच्छा गलत लिख दी क्या, सॉरी, x² इक्वल टू 4y। क्लैश कराना है, और क्लैश कराते टाइम अगेन x कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। तो x कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है, तो मैं y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म की इक्वेशन बनाऊं तब जाके काम चलेगा। ओके, सो y इक्वल टू x²/4, और लगे हाथ y की वैल्यू आई गई है अगर, तो फंक्शन भी बना दो, तो यानी f2x इक्वल टू x²/4। ये तो इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन रेडी हो गए दोनों, एक और दो। ठीक है, अब इक्वेशन, इक्वेशन किसको मार्क करूं, देखो y की वैल्यू यहाँ आई थी ना, y को एलिमिनेट करना है आपको, तो इसको मान लो इक्वेशन 1, जहाँ पे y की वैल्यू आ रही है, और जहाँ पे y की वैल्यू आ रही है इसको मान लो इक्वेशन 2, क्योंकि y से y टकराएगा तभी तो एलिमिनेट होगा, x की वैल्यू आएगी, और आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए मेन। दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। तो दोनों में y की वैल्यू है आपके पास, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 RHS इक्वल टू RHS से इक्वेट कर दो। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो एक्चुअल काम तो 4 लाइन का रहता है लास्ट में, लेकिन ये सामग्री प्रिपेयर करने में काफी टाइम लग जाता है, ये फंक्शन, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ग्राफ इमेजिन करना, ठीक है ना, और जो रिक्वायर्ड एरिया उसके लिए कौन सा एरिया पहले निकालूं, माइनस कौन सा एरिया करूं, प्लस क्या करूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, एंड वन मोर थिंग, अभी यहाँ पे वाई एक्सिस के राइट एंड लेफ्ट साइड पे सिमेट्रिक नहीं है ये एरिया, पैराबोला सिमेट्रिक होगा लेकिन जो एरिया मुझे चाहिए वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा मत कर देना कि ओ से बी निकाल के दुगना कर दें, अब तो पूरा ए से बी चाहिए अपने को, है ना, इस बार नहीं है सिमेट्रिक। ठीक है, फिगर से पता चल रहा है। सो बोलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x² बाई 4,
इसका RHS पार्ट और उसका RHS पार्ट क्या है, 1/4x प्लस हाफ। तो मैं पूरी इक्वेशन को सबसे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² x +2, देन व्हाट, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² - x -2 = 0। करो फर्दर आगे सॉल्व। सो -2 चाहिए प्रोडक्ट और वो चाहिए -1, तो -2 + 1 कर दें, x² - 2x + x -2 = 0। नेक्स्ट बोलो, x कॉमन लो तो x -2 + 1 कॉमन लो तो अगेन x -2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू याद नहीं, पहले एक बार और एक स्टेप और रह गया, x -2 और x + 1 आ गया ना, x -2 और x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो -1 या 2 है ना, यहाँ से x की वैल्यू या तो 2 या फिर -1। तो दो जगह पे इंटरसेक्शन हो ही रहा है ना, डी पे और सी पे। तो आप इमेजिन कर पाओगे कि -2 तो ये वाला होगा, नहीं -1 ये वाला होगा, 2 ये वाला होगा, है ना। और दोनों के y कोऑर्डिनेट जाए भाड़ में, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे डी के हो जाएंगे -1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, y2। और y1 y2 से मेरा को लेना देना नहीं है, आप तो ए के निकालो फटाफट। तो ए के हो जाएंगे -1, 0 और बी के हो जाएंगे 2, 0 और लिमिट हो जाएगी -1 से 2। ओके फाइन डन। चलो तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो इसके बाद ये x = 2 ये वैल्यू आई हमारी। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड सी आर, डी और सी के निकालेंगे, उसकी मदद से ए और बी के निकालेंगे। तो डी एंड सी के क्या निकले, -1, y1 एंड 2, y2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्योंकि नीचे के वाले कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, ऊपर वाले तो ना भी निकले तो चलेगा। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, बोलो -1, 0 एंड 2, 0। चलो अब रिक्वायर्ड एरिया पे आ जाओ। फाइनली आखिरी का काम हमने देखा था कितना छोटा सा रहता है। नाउ रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन इज गिवन बाय एरिया बिटवीन द गिवन पैराबोला। टेल मी व्हाट इज द गिवन पैराबोला। x² = 4y and the given line and the given line भी बता दो क्या है, x = 4y - 2 is given by, उसको हाल फिलहाल के लिए a मार्क कर दो। और वो कैसे आएगा, कुछ किसी में से कुछ माइनस करके आएगा। तो -1 से लेके 2 तक पहले लाइन को इंटीग्रेट करो, लाइन के नीचे का पूरा एरिया। देन अगेन -1 से लेके 2 तक ही कर्व को इंटीग्रेट करो। देखो ध्यान से देखो, ये -1 से 0 पे आके रुक गया है, -1 से 0, लेकिन 0 से फिर आगे कंटिन्यू हुआ है। तो आप ये वाला एरिया निकालोगे तो -1 से 0 होगा, वो वाला एरिया निकालोगे तो 0 से लेके 2 होगा। तो जब -1 से 0 और वहीं से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा ही निकाल लो -1 से 2। समझ में आएगी क्या? हाँ, कौन सा वाला एरिया बेटा? येलो वाला ही तो निकालना है। येलो वाला निकालने के लिए पहले ये लाइन के नीचे का टोटल एरिया माइनस माइनस ये जो व्हाइट पोर्शन रह गया, ये वाला एरिया माइनस और ये वाला एरिया माइनस। अब लाइन के नीचे का टोटल एरिया की टोटल लिमिट ले रहा हूं मैं -1 से 2। तो कर्व के नीचे की जो टोटल एरिया है उसको या तो दो पार्ट्स में करो, -1 से 0 अलग इधर वाला, और 0 से 2 अलग। लेकिन फंक्शन भी सेम है भाई, इधर भी वही कर्व, इधर भी वही कर्व। तो फिर दो पार्ट्स में क्यों निकालूं मैं, -1 से 2 ही निकाल लूं, दोनों का एरिया का -1 से 2 निकाल लूं, ये कहने का मतलब है। कई बच्चे ऐसे निकालते हैं, -1 से 0 अलग, ये वाला एरिया अलग, 0 से 2 अलग, ये वाला एरिया अलग, इन दोनों को जोड़ते हैं और फिर टोटल ट्रेपेजियम के एरिया से उसको माइनस करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब कर्व ही सेम है, हाँ इधर कर्व और इधर कर्व अलग अलग होता, इधर वाला कर्व अलग और इधर वाला कुछ और कर्व होता, तो -1 से 0 अलग कर्व को इंटीग्रेट करता है, 0 से 2 अलग कर्व को इंटीग्रेट। लेकिन क्योंकि सेम है तो उसी कर्व को -1 से 2 इंटीग्रेट करते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है, सो -1 से 2 कर दूं दोनों को ही, एरिया इक्वल टू, एरिया का नाम बताओ,
ए, नहीं, डी ओ, येलो एरिया, डी ओ सी डी, डी ओ सी डी, डी ओ सी डी इक्वल टू एरिया। अब पहले ट्रेपेजियम क्या होगा? ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, माइनस क्या होगा? माइनस क्या होगा बताओ? देखो एक बार के लिए तो अब ये एरिया यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा? ए ओ डी ए एंड साथ में ओ बी सी ओ। तो एक बार तो अलग अलग करके लिखना होगा, क्योंकि उन दोनों का नाम मैं एक साथ मिक्स करके नहीं लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा मैं इसका नाम मिक्स करके? नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो ए ओ डी ए माइनस एरिया ए ओ डी ए, ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस एरिया वो वाला बताओ, उस साइड वाला, ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ बी सी ओ, फाइन। अब चाहो तो आप एक बार अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, फिर बाद में मर्ज कर दो, कैसे भी कर दो, ठीक है। अब इस वाले एरिया को इंटीग्रल फॉर्म में लिखो, तो लिमिट हो जाएगी इसकी जीरो -1 से लेके 2, और लाइन की इक्वेशन ये थी 1/4x यानी f1x, यानी कि f1x क्या थी लिमिट? -1 से 2 f1x dx, माइनस, ब्रैकेट लगाओ, इसको बोलो ये कर्व है, इधर की साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला है ना, -1 से 0 तक है ये ना, f2x, f2x है ये dx, प्लस ये क्या है 0 से लेके 2, और ये भी वही है f2x, बस नाम अलग अलग है। अब आप अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये भी f2x है ये भी f2x है, तो ये देखो ब्रेकिंग द लिमिट्स वाली प्रॉपर्टी लग रही थी, ऐसे करके ब्रेक हो रहा है, तो आप मर्ज भी तो कर सकते हो ब्रेक करके, तो ऐसे भी कर लो, प्रॉपर्टी से कर लो या कैसे भी। तो फाइनली इट इज लाइक, इसको तो -1 से लेके 2 f1x dx, माइनस इस पूरे पार्ट को लिख दिया मैंने -1 से लेके 2 f2x dx, ठीक है। एंड अगेन देखो दोनों की लिमिट सेम है, तो अब f1x माइनस f2x इन दोनों फंक्शंस को भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना, जितना इजी कर पाए अपन, है ना। तो अब टोटल इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं, -1 से लेके 2 f1x, या फिर एक बार इसकी वैल्यू लिख दो, f1x की वैल्यू क्या थी? 1/4x प्लस हाफ, 1/4x प्लस हाफ टाइम्स dx, -1 से लेके 2, उसकी वैल्यू क्या थी f2x की, पैराबोला की, x² 4 dx। अब चाहो तो मर्ज कर दो दोनों को, ठीक है ना। तो -1 से लेके 2 टोटल फंक्शन जो आपको इंटीग्रेट करना है वो हो गया 1/4x प्लस हाफ एक्स ऊपर, सॉरी, 1/4x प्लस हाफ -x² 4 dx, ये टोटल फंक्शन है जो आपको इंटीग्रेट करना है। आ जाओ अब इंटीग्रेशन पार्ट कर लेते हैं इस वाले ब्लॉक में। इक्वल टू 1/4x का इंटीग्रेशन बताओ, x 1/4 तो बाहर, x² 2, तो ये x² 8 लिख दूं सीधे ही, x² 8 प्लस हाफ का x/2, 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस x² का x³ 3 और 1/4 और है, तो x³ 3 4 जा 12, और लिमिट कॉमन लगा दो -1 से 2। चलो पुट द वैल्यू, सबसे पहले 2 पुटअप करूं, तो 2² 8 यानी 4/8 यानी 1/2, और 2/2 1, 2³ 8, 8/12, 4 से काटो 2/3, ये तो क्या हुआ है 2 पुटअप करने का काम, माइनस लगा दो, अब -1 पुटअप करो, सब -1 का स्क्वायर 1, 1/8, -1/2, 8 के बाद -1/2, और -1 यहाँ लगाओ, और एक माइनस और है, तो +1/12, डन, करो सॉल्व। सो 8 2 12, क्या 12 बना दे सबको, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो 1/2 को लिख सकता हूँ 12 से मल्टीप्लाई, 12 सिम ले लेता हूँ सबका ही, 2 6 जा 12, 12 1 जा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस, अच्छा 8 का 12 से कोई लेना देना नहीं, 24 बनाना पड़ेगा फिर तो, 24 बनाओ, एलसीएम 24 आएगा। अब करो 12 प्लस 24, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 24 से 12 टाइम्स, फिर प्लस माइनस माइनस और 2, दैट्स इट। चलो तो देखो 12 प्लस प्लस वाले गिनो, 12 12 24 और 24 48, तो ये हो गए,
और 16 और 3 19 और 2 21, 48 में से 21 गए तो 48 में से 21 गए तो 27 बटे 24, 3 9 27, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स मैच कर। तो अगेन दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अगले पिछले लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमने किए दोज आर रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, चलें हम बाकी कल, है ना? कितने क्वेश्चन रहेगा अभी? बस एक ही रहा है, एक ही रहा है। ये दोनों तो वैसे भी आपके सरल से ही रहे होंगे। चलो ठीक है। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, 11 12 13 भी खत्म करते हैं, इसी वीडियो में कवर करते हैं ताकि ये जो है एक्सरसाइज खत्म हो जाए। फालतू 3 क्वेश्चंस के लिए एक क्लास का वेस्ट करना तो जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 11th 12 13 तो वैसे भी मल्टीपल चॉइस है। 11th इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं लग रहा। 10th तक तो थोड़े से दमदार क्वेश्चन थे, पर्टिकुलरली टाइम दे के सॉल्व करने की जरूरत थी, मतलब 10th तक का, मतलब 9 10 लास्ट 2 क्वेश्चन, बट 11th में दम नहीं लग रहा। देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन। तो क्विकली ड्रॉ द फिगर फटाफट से आप। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव, दैट मीन्स राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला इट इज x एक्सिस y एक्सिस। क्विकली ड्रॉ किया करो फिगर, जैसे ये कर्व देखा, अच्छा ये रहा कर्व, और सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये वाला कर्व। और अभी इन दो क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ना आप, क्योंकि बाकियों का प्रेजेंटेशन दे ही दिया है, तो एक आध क्वेश्चन आप भी बना सकते हो, और अल्टीमेटली आप ही को बनाना है, बिकॉज मैं तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ही प्रेजेंटेशन आपको बना के दे सकता हूँ। अल्टीमेटली यू आर द वन हु विल फेस द चैलेंज इन द बोर्ड एग्जाम। चलो, this is y square equal to 4x, line x equal to 3, x equal to 3 will be a line which is parallel to y axis at x equal to 3, at x equal to 3 एक लाइन बनाओ जो कि y axis के पैरेलल। ठीक है, हो गया काम, सरल ही दिख रहा है तो काफी। at x equal to 3, सो ये तो हो गई x equal to 3, ये हो गया हमारी इसकी इक्वेशन किसकी, y square equal to 4x, डन। और आपको एरिया चाहिए बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, इस कर्व और इस लाइन के से बाउंडेड जो भी एरिया बने, दैट मीन्स येलो मार्क कर देता हूँ, दिस एरिया। चाहिए तो पूरा ही, चाहिए तो पूरा ही, बट क्योंकि सिमेट्रिक है ऊपर और नीचे, तो लाइंस लिख ही देंगे हम, सिंस द पैराबोला इज सिमेट्रिक अबव, बिलो एंड अबव द एक्स एक्सिस, सो आगे आप लिख ही दोगे, ये एरिया इसका दुगना होगा। तो ये ओ है, इसको ले लो ए, एंड इसको ले लो बी। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे, क्लैश करवाना पड़ेगा ताकि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकले। ये 0,0 ए के निकालने हैं और बी के भी निकालने हैं, मतलब समथिंग कोमा वाई टाइप के निकालने हैं। चलो आओ, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और वही हमारा फाइनल फंक्शन होगा जिसको इंटीग्रेट करना है ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन एज, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, आई होप यू डोंट माइंड। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में से y की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू √4x, होल रूट ऑफ 4x, दैट मीन्स हाँ ठीक है 2√x। ठीक है, प्लस और माइनस लिस्ट नहीं लगाएंगे कि बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली द प्लस वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू ले रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा ये इक्वेशन, मान लो एक इसको तो, और यहीं से आपको फंक्शन भी मिल गया जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, और वी कैन से एफ एक्स इक्वल टू, एक ही फंक्शन है, छत का काम एक ही कर रहा है पूरी इक्वेशन में, सो 2√x, दिस इज द फंक्शन विच वी नीड टू इंटीग्रेट। चलो सेकेंड, इक्वेशन ऑफ लाइन, और क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं। क्या लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3, अरे जब एक्स इक्वल टू 3 गिवन है तो ये 3,0 है ना, क्लैश कराने की जरूरत ही नहीं है, तो और ज्यादा सरल क्वेश्चन हो गया है, कुछ भी क्लैश कराने की जरूरत नहीं बस, मस्त रहो। इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 लिख दो बस, अब है ना। अगर ये
x इक्वल टू 3 लाइन है, तो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे वैसे भी सारे पॉइंट्स जो हैं 3 कोमा समथिंग टाइप के होंगे, 3 कोमा वाई टाइप का ही बी होगा, और ए 3 कोमा 0 का। चलो, तो लिमिट मिल गई मुझे, 0 से लेके 3, इंटीग्रेट करो, खत्म करो, काफी सरल क्वेश्चन निकला है। तो सो द रिक्वायर्ड एरिया between the curve in the parabola क्या है, y square equal to 4x, and the line and the line and the line क्या है, y equal to x equal to 3 is given by is given by रिक्वायर्ड एरिया को तो कैपिटल ए मार्क कर दो, रिक्वायर्ड एरिया को तो हम मार्क कर देते हैं कैपिटल ए, बट दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, that is equal to twice integration 0 to 3 limit fx dx, solve करो। So twice integration 0 to 3 fx है 2 root x, 2 root x dx। चलो सॉल्व करो। So it is like, इधर आ जाओ, इट इज लाइक 2, ये 2 को बाहर निकालो तो 4, और रूट एक्स का इंटीग्रल बताओ, एक्स की पावर हाफ है ना, हाफ प्लस 1 3/2, तो 3/2 का 2/3 नीचे आ जाएगा, और एक्स की पावर 3/2, और लिमिट 0 to 3 इस वेरिएबल पोर्शन पे लगा दो। ठीक है, सो 8/3, इसके बाद ये है ना, 8/3, पुट अप द वैल्यूज, एक्स की वैल्यू है ना 3 की पावर 3/2 माइनस 0, 3 की पावर 3/2 क्या होता है, 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 27 का रूट, 27 का रूट हो जाएगा 3√3, 3√3 में से 3 से 3 गया, आंसर इज 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज मैच द आंसर, मेरे पास कोई आंसर की नहीं है, अगर कोई मिस मैच है तो प्लीज बता देना। 8√3 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। दुगना भी हमने कर लिया, नीचे का भी इसमें आ गया। ठीक है, 12th वाला देखो फटाफट। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्किल एंड द लाइंस। ओके फाइन, इसको कर दो डिलीट। आ जाओ, थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे क्योंकि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ ही गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, बाउंडेड बाय द सर्किल। पहले तो सर्किल पहचानेंगे और सर्किल से पहचान के इक्वेशन बनाएंगे। इधर बना रहा हूँ की बार में। तो सर्किल क्या होता है, चारों तरफ से, और स्टैंडर्ड सर्किल ही है ये तो वैसे भी, जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे लाया करता है, क्योंकि एक्स और वाई की टर्म्स नहीं है ना। देखो, एक्स और वाई की टर्म्स नहीं होती हैं, केवल एक्स और वाई की क्वाड्रेटिक टर्म्स होती है, मतलब एक्स और वाई की लीनियर टर्म्स नहीं है ना, तो फिर उसका सेंटर जो है ओरिजिन पे लाया करता है। ऐसा सर्किल की सारे कॉन्सेप्ट में अपन ने सीखा है। ये 4 अगर आ गया तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है। देखो, अगर कंपेयर करो तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इसी से कंपेयर कर लो तो सेंटर और रेडियस दोनों पता चल जाएंगे। तो एक्स माइन ये ओरिजिनल है, अब इसको कंपेयर करूं मैं इससे, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट एच कोमा के, सेंटर तो आ जाएगा मेरा, सेंटर इज एच कोमा के, दैट इज इक्वल टू एच भी 0 आ रहा है, देखो एच भी 0 आ रहा है और के भी 0 आ रहा है और R2 आ रहा है, तो हो जाएगा 0,0। एंड एंड रेडियस इज 2 यूनिट्स। तो सेंटर मार्क करो सबसे पहले 0,0, और रेडियस ये 2 यूनिट है, तो ये अगर 2 यूनिट अगर रेडियस है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,0, और ये पॉइंट हो जाएगा -2,0। वैसे तो ये सारे पॉइंट मार्क करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा 0,2, और ये 0,-2। ठीक है, मेन तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है, वैसे भी आपसे एरिया देखो, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसके हिसाब से नामकरण कर दो, ये तो हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ए, और वो ऊपर वाला दे दो बी। तो OABO एरिया निकालना है आपको तो वैसे भी। ठीक है, करूँ क्या शेड, ये वाला एरिया, जिस एरिया ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही निकालना है आपको। ठीक है, आगे क्या था, अच्छा लाइन भी दे रखी है, सॉरी ये तो लिखना है भूल गया अपन। एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल, देखो वैसे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं,
इस सर्किल से बाउंडेड जो एरिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही होगा जो इन लाइंस के। हाँ, अगर लाइन छोटी हो तो कह नहीं सकते, पर लाइन पूरी कवर कर ली इसने। एक्स इक्वल टू जीरो तो खुद वाई एक्सेस होती है, और एक्स इक्वल टू टू मतलब वही, ये ए वाला जो पॉइंट है वो टू से ही तो गुजर रहा है, तो टू से ही गुजर रहा है, तो एक्स इक्वल टू टू भी तो यहीं से गुजरेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, एक्स इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट, एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइप की लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी एंड टू से ही गुजरेगी। तो बिल्कुल बाउंड्री पे ही कवर कर लिया ना उसने। और एक्स इक्वल टू जीरो तो खुद ये होती है वाई एक्सिस। तो अगर ये लाइंस की इंफॉर्मेशन ना देता तो भी वही एरिया आ रहा है, यही वाला येलो वाला, और अभी भी यही आ रहा है। हाँ, एक्स इक्वल टू टू की जगह अगर ये एक्स इक्वल टू वन दे देता, छोटी दे देता, मतलब बड़ी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स इक्वल टू टू दे दे, एक्स इक्वल टू थ्री दे दे, एक्स इक्वल टू फोर दे दे, एरिया तो वही बनेगा, क्योंकि सर्किल के अंदर तो वही एरिया आ रहा है ना, सर्किल से बाहर थोड़ा जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर लाइन छोटी दे देता, एक्स इक्वल टू टू ना दे के एक्स इक्वल टू वन दे देता, अंदर दे देता, तो फिर एरिया थोड़ा छोटा हो जाता, फिर फर्क पड़ता। क्योंकि अंदर देता तो फिर सर्किल के अंदर के एरिया का भी थोड़ा सा पोर्शन लेना पड़ता, बाकी पोर्शन छोड़ना पड़ता। मान लो एक्स इक्वल टू 1.5 दे देता, तो फिर ये वाला एरिया ही लेना पड़ता, जस्ट वाई एक्सेस और एक्स इक्वल टू 1.5 के बीच का एरिया, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू 1.5 के बीच का एरिया। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है तो डिफिकल्टी लेवल कम रखते हुए उसने बिल्कुल बाउंड्री से लगाया, तो वही वैसे भी सर्किल का एरिया ही आ रहा है, क्वाड्रेंट का एरिया आ रहा है। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से सर्किल की इक्वेशन में से आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y हो जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माई एफ एक्स, यही फंक्शन होगा जिसमें इंटीग्रेट करना है क्योंकि छत का काम सर्किल ही कर रहा है। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही चाहिए, वैसे भी जीरो से लेकर टू लिमिट हो जाएगी, और रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर वो थोड़ा डिफिकल्ट वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, कर दो। तो सबसे पहले x/2 जो फंक्शन है वो का वही, प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी 4/2 यानी कि 2, और फिर साइन इनवर्स x/a यानी x/a यानी कि 2। ये हो गया सॉल्व। इस पे लिमिट लगाओ जीरो से लेके टू, टू लगाओगे तो पहली टर्म तो हो जाएगी जीरो, क्योंकि फोर माइनस टू का स्क्वायर जीरो। दूसरी टर्म में लगाओ तो टू, साइन इनवर्स 2/2 यानी साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन इज 5/2, तो 2 इंटू 5/2। चलो माइनस जीरो लगाओगे तो ये टर्म जीरो, जीरो लगाओगे तो ये टर्म भी जीरो। सो द फाइनल आंसर इज टू से टू कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर यूनिट्स, पाई स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो वेरी इजी। अच्छा, वन मोर थिंग, सर्किल का एरिया आप पाई आर स्क्वायर से भी तो निकाल सकते हो। रेडियस अगर टू है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, रेडियस अगर टू है तो एरिया क्या निकलता है, आप विदाउट इंटीग्रल्स पे निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू टू का स्क्वायर, तो आपको अगर फोर पाई आ रहा है तो फोर पाई तो पूरे सर्किल का एरिया है ना, आपको तो केवल एक क्वाड्रेंट का चाहिए तो एक चौथाई हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा इसका एक चौथाई, यानी कि 1/4 और फोर पाई। तो वहां से भी वही आ रहा है, फाइव से फाइव कट के पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये जब सॉल्व करना ही है एमसीक्यू से तो क्या फर्क पड़ता है किस मेथड से किया, आप सिंपली एरिया ऑफ सर्किल के फॉर्मूला से लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई एक्सिस एंड द लाइन। चलो फिगर तो यार पहले एमसीक्यू हो या कुछ भी हो, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, बिना फिगर के कुछ नहीं होगा इन क्वेश्चन में। बना तो दिस इज द पैराबोला, दिस इज द पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई की पॉजिटिव नेगेटिव के लिए x पॉजिटिव यानी वही राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला, वाई की पॉजिटिव वाई की नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव, वाई एक्सिस ये रही खुद लाइन y इक्वल टू 3। अच्छा जी, तो अब इसने लास्ट क्वेश्चन जाते जाते वाई एक्सिस का सिमेट्रिक दे दिया, y इक्वल टू 3 यानी कि एक लाइन होगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी y इक्वल टू 3 से गुजरती हुई। तो लेट्स से y इक्वल टू 3 यहाँ है, तो यहाँ से गुजरती है x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, ये है y इक्वल टू 3। कोई बात नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हाँ सिमेट्री चेंज कर दी। और इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। डन, पहले तो एरिया आइडेंटिफाई करो, एरिया जो कि कर्व इस पैराबोला और वाई एक्सिस और लाइन के बीच में, देखो ये वाला एरिया आइडेंटिफाई होगा। एक तो वाई एक्सिस चाहिए, खुद वाई एक्सिस चाहिए, एक कर्व चाहिए और लाइन चाहिए, तो ये वाला एरिया आइडेंटिफाई होगा जो आपको निकालना है। नीचे वाला नहीं होगा, नीचे वाले में से कुछ भी नहीं होगा, ये फर्स्ट पार्ट में ये वाला एरिया, ये जो येलो पार्ट मैंने एरिया मार्क किया है, ये वाई एक्सिस, ये इसकी एक बाउंड्री वाई एक्सिस है, इसकी एक बाउंड्री पैराबोला है, और इसकी एक बाउंड्री है वाई इक्वल टू 3 पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन है। तो इस बाउंड्री से घेरा हुआ एरिया यही है जो आपको निकालना है।
चलो नामकरण करो फटाफट, अब आपको क्लैश करवाना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? अभी भी नहीं कराना पड़ेगा। देखो ओ 0,0, लेट्स से ये ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट 0,3 हो ही जाएंगे ना। क्यों करवाना पड़ेगा क्लैश? क्योंकि y = 3 लाइन है। और इसको ले लो बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते, बी के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने होते ऐसे ऐसे, तो उसको क्लैश, अच्छा वो कब निकालने होते? जब आपको वाई एक्सिस की जगह यहाँ पे, वाई एक्सिस की जगह यहाँ पे इस जगह पे एक्स एक्सिस दे देता, वाई एक्सिस की जगह क्या दे देता? एक्स एक्सिस दे देता। तो एक्स एक्सिस दे देता तो फिर एरिया ये वाला मार्क होता जो आपको निकालना पड़ता। और ये वाले एरिया के लिए बी के कोऑर्डिनेट, इसके लिमिट निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते, इसके लिए बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते, और बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए फिर क्लैश करवाना ही पड़ता। बट क्योंकि उसने वाई एक्सिस नहीं दी, उसने एक्स एक्सिस दी, तो आपको केवल ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, और ये वाला कोऑर्डिनेट तो मतलब 0,3 हो ही जाएगा, क्योंकि लाइंग ऑन द वाई एक्सिस है। चलो एनीवेज, तो y² = 4x में से फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, तो y वही पहले की तरह 2√x, और वी कैन से f(x)(2√x), रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 f(x) dx, 0 से लेकर 3 f(x) क्या है? 2√x dx। 2 को निकालते हैं बाहर, 2/3 से और मल्टीप्लाई होगा, √x का जो इंटीग्रल होता है 2/3 x⁻³ होता ही है, और x⁻³ पे 0 से लेकर 3 लिमिट लगा देंगे, तो 2 × 2/3 4/3, अंदर आ जाओ, 3⁻³ -0, सो इट इज लाइक 4/3, 3⁻³ अभी भी सॉल्व किया था, 27 का रूट यानी कि 3√3, इसी तरह कैंसिल आउट 4√3 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर है मैच ही नहीं हुआ, y² = 4x क्यों नहीं मैच हुआ? सॉरी 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 सॉरी, देखो क्या गलती कर दी। जब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक चल रहे हो तो फंक्शन एफ एक्स कहाँ से निकाल रहे हो? तो ये जब सिमेट्री उल्टी होती है तो जल्दीबाजी में गलती होती है। जब आप वाई एक्सिस के सिमेट्रिक निकाल रहे हो तो फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ वाई चाहिए, फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स नहीं चाहिए। तो यहाँ से जो y = 2, देखो क्या गलती है, y = 2√x निकाला, यहाँ से x की वैल्यू निकालो और f(y) टाइप का फंक्शन निकालो। तो यहाँ से फंक्शन आ जाएगा x = y²/4, और f(y) आ जाएगा y²/4। एज ए फंक्शन ऑफ y निकालो, चेंजेस करो, यहाँ पे f(y) dy, सारे चेंजेस हो जाते हैं, छोड़ो फिर से करते हैं। तो ये जल्दीबाजी में गलती होगी क्योंकि देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्स एक्सेस के सिमेट्रिक है ना, तो एक क्वेश्चन अगर वैसा आ जाता है तो थोड़ा जल्दीबाजी में हो गई वैसे ये गलती, थोड़ा सा अगर ध्यान से चलो तो नहीं होगी। f(y) तो ये हो जाएगा y²/4 को करो इंटीग्रेट, तो 1/4 बाहर, y² का इंटीग्रल y³ / 3, तो 4 × 3 12 ही बार कर देता हूँ, 1/12, और अब लगाओ लिमिट 0 to 3, इट इज लाइक 1/12, 3 का क्यूब -0 यानी 27 -0, 27/12, 3 से काट दूं, 3 9 या 27, 3 4 या 12 स्क्वायर यूनिट्स, 9/4 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मैच कर लीजिएगा, पहले का आया ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का ऑप्शन नंबर, 12th का आया ऑप्शन नंबर ए, 13 का आया 9/4 स्क्वायर यूनिट्स यानी ऑप्शन नंबर बी, और उससे पहले का जो भी आंसर आया था तीनों को मैच कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अदरवाइज मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। एक एक्सरसाइज हमने कर ली है, सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।